13 जून 2026 को आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के पास एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जब इस क्रैश हुआ तो इसमें 5 एयर वॉरियर्स शहीद हो गए। इनमें से एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, जिनकी उम्र 26 साल थी। शुभम बिहार के जहानाबाद जिले के बनवरिया गांव के रहने वाले थे। शुभम शहीद हो गए तो उनकी जो धनराशि थी 21 लाख रुपए बिहार सरकार ने उनकी पत्नी श्रेया को दे दी। अब इसके बाद शुभम के पिता ने सवाल उठाया कि हमें इस शादी के बारे में कुछ पता नहीं था कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, और बाकायदा अगर उन दोनों ने शादी कर ली है तो बहू का फर्ज होता है कि जब तक श्राद्ध ना हो जाए 13 दिन तक वो घर में रहे। लेकिन उन्होंने वो राशि ली जो सरकार की तरफ से दी गई 21 लाख रुपए, और वो अपने घर चली गई। वो 2 दिन भी नहीं रुकी। अब ऐसे में परिवार ने सवाल खड़े किए कि हमें पता होना चाहिए था, अगर उन्हें वही राशि दी जा रही है तो हमें भी पता होना चाहिए था, हमें भी जानकारी होनी चाहिए थी। अब इस केस के बाद फिर से सवाल उठ गया है कि शहीद की मदद किसे मिले, पत्नी या माता पिता। वैसे नियम के हिसाब से तो पत्नी को मिलता है, लेकिन अब माता पिता कह रहे हैं कि हम कहाँ जाए, हमारे तो बुढ़ापे का सहारा था हमारा बेटा, और अगर अब हम उसके सहारे थे, अगर हमें कुछ मदद नहीं मिलेगी तो ये भी गलत है। तो ऐसे में ये पूरी खबर को डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे पिता ने क्या कुछ कहा, माँ क्या कह रही हैं उनकी, शुभम किस परिवार से आते थे, परिवार कैसा था, पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार का जहानाबाद, और जहानाबाद में एक गाँव है बावड़िया। बावड़िया में एक लड़का था, स्कूल टाइम से ही उसे ये था कि देश के लिए कुछ करना है और उसे एयरफोर्स में जाना था। वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई लिखाई में तेज़ था, और परिवार जो था उनका किसान वाला था। जो पापा थे वो किसानी करते थे, अरविंदर शर्मा, और घर जो था वो लोअर मिडिल क्लास था, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी जो उनके पिता थे अरविंदर, वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा जाए। अगर उसे सेना में जाना है या एयरफोर्स में जाना है तो वो एयरफोर्स में जाए, और उसकी पढ़ाई में जो खर्चा लगेगा, उसकी पढ़ाई में जो कुछ मदद लगेगी परिवार करेंगे। तो परिवार तो वैसे गरीब था, लेकिन अपने बेटे को अरविंदर ने अच्छे से पढ़ाया, और शुभम जो था हमेशा तैयारी कर रहा था एनडीए की और बाकी डिपार्टमेंट्स में कि उसकी नौकरी लग जाए और वो देश के लिए काम करे, ना कि खुद के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करे। पर्सनल लाइफ के लिए उसे देश के लिए भी कुछ करना था। तो ऐसे में अब 2021 में शुभम ने एनडीए क्लियर कर लिया, और वो जब ऑफिसर बन गया उसके बाद उसके लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम था श्रेया राय। श्रेया राय वैसे मूलतः रहने वाली आजमगढ़ यूपी की है। अब दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और दोनों का रिश्ता होता है। श्रेया की जो चीज़ें थी वो शुभम के घर वालों को पता थी, और शुभम के घर वाले भी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए। अब ऐसे में परिवार को इन दोनों के बारे में पता था। अब 2022 से लेकर 2025 तक श्रेया और शुभम जो थे वो रिश्ते में थे। अब श्रेया और शुभम ने वैसे कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन इसके बारे में शुभम के परिवार में किसी को कुछ भी नहीं पता था। शुभम के परिवार वाले इससे अवगत नहीं थे। अब ऐसे में परिवार को ये पता था कि दोनों की हमें अरेंज मैरिज करवानी है, एक प्रॉपर शादी करानी है, और डेट भी फिक्स थी कि 2027 में दोनों की एकदम प्रॉपर शादी करवाई जाएगी, और इसके लिए घर वाले रेडी भी थे। अब मई 2026 में दादी की मौत हो जाती है, जिसके बाद शुभम जो है घर आता है 5 मई को। कुछ दिन घर रहता है, परिवार वालों के साथ 10-12 दिन बिताता है। उसके बाद वापस से 29 मई को वो फिर से ड्यूटी पर चला जाता है। अब 13 जून 2026 की सुबह शुभम ने माँ पूनम कुमार से आखिरी बात की और कहा कि माँ, मैं मिशन पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अब कुछ घंटे बाद यानी 10 बजे AN-32 क्रैश हो गया। अब ये क्रैश होने के बाद जैसे ही घर वालों को खबर मिली कि उनका बेटा इसमें शहीद हो गया, घर वालों का बुरा हाल हो गया रो रो कर, और घर वाले बहुत ज़्यादा शोक में चले गए। अब 13 से 14 जून के बीच जो शहीद का शव था वो बिहार लाया गया, और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो उनकी पत्नी है श्रेया राय, वो भी शव के साथ आई, और अंतिम संस्कार में वो रुकी भी, और बाकायदा उनकी जो तस्वीर है, फोटो है, वो वायरल हुई। उन्होंने मास्क पहना था, और जिसके बाद वो वहाँ खड़ी थी। अब यहाँ से सब चीज़ें तक नॉर्मल थी, लेकिन बिहार प्रशासन की तरफ से 21 लाख रुपए का चेक जो है श्रेया को दिया गया, क्योंकि कानूनी तौर पर वो उनकी पत्नी थी, और ये धनराशि थी उनकी आर्थिक सहायता के लिए। अगर कोई जवान आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में शहीद हो जाता है तो सरकार अपनी तरफ से भी मदद करती है परिवार की। अब ये जो चेक है श्रेया को दे दिया गया, और श्रेया जो है उसके अगले दिन ही वहाँ से निकल गई, ऐसा शुभम के पिता का आरोप है। अब शुभम के पिता का कहना है कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि श्रेया और शुभम ने लव मैरिज कर ली है, यानी कोर्ट मैरिज कर ली है। अब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और श्राद्ध होने से पहले
मतलब श्राद्ध अभी तक खत्म भी नहीं होता, 13 दिन तो शोक में रहता है परिवार। आप 13 दिन रुक तो जाते जब तक उसका पूरा क्रियाक्रम हो जाता, लेकिन वो रुकी नहीं, वो पैसे लेकर चल बनी। अब ऐसे में परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और उन्होंने बाकायदा मीडिया में आके इस गुस्से को जाहिर किया और उन्होंने बाकायदा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनसे गुहार भी लगाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सुनते हैं उनके पिता ने क्या कुछ कहा। अगर वो सर डिपार्टमेंटल जैसे कि उसको मिला और वो हकदार है, और अगर हमारा बच्चा शादी उसके साथ कर चुका है, तो अगर वो हमारी बहू है तो वो आकर 12 दिनों के लिए कम से कम हमारे घर में हमारे बच्चे के कार्य तक के उनको रहना चाहिए था, न कि वो हमारे बच्चे का आया हुआ चेक लेकर उनको चला जाना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो 21 लाख का चेक में आया, वो श्रेया कुमारी उनकी पत्नी, जो कोर्ट मैरिज वाली पत्नी थी, जिनके बारे में मुझे या पूरे जवार समाज मीडिया किसी को पता नहीं है कि उनकी शादी हो चुकी है। वो लड़की अपने पिता के साथ, भाई के साथ नकाब लगाकर आई, जो कि फ़ोटो में पता चल रहा है कि वो लड़की हर जगह नकाब लगाए हुई है और शालीनता के साथ खड़ी है। मैं मीडिया के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जब वो लड़की का वह पति था तो उसको तो विह्वल और बेचैन होना चाहिए था। वो शालीनता के साथ किस तरह खड़ी है? जो भी भुगतान मिला उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी न दी गई, ना ही मेरी पत्नी को जानकारी दी गई, न ही मेरे छोटे बच्चे को जानकारी दी गई। और वो हुलासगंज के सीओ साहब जा कर के गया में न जाने कितना रुपया में उसके साथ में डील किए और ले जा कर के बिना हमारे अनुमति के उस लड़की को गया में जा कर के 21 लाख का चेक दिए। ठीक है सर, अगर वह चेक उसी लड़की के नाम से आया था तो सीओ साहब को कम से कम चाहिए था कि उस मेरे बाबू के माता पिता के सामने, यानी कि हमारे और हमारी पत्नी के सामने, जब वो लड़की बहू थी तो हमारे घर पर चेक देना चाहिए था, न कि सीओ साहब को जा कर के गया में चेक देना चाहिए था। इसमें सीओ साहब का सरासर गलती है। सीओ साहब कानून का उल्लंघन करते हुए घूसखोरी खाकर जा कर के गया में चेक दिए हैं, जिसका सबूत कि खुद सीओ साहब के मोबाइल में कैद है चेक देते हुए। अब उस चेक के माध्यम से यह देखा जाए, उस चेक में जो फ़ोटो है उसके माध्यम से यह देखा जाए कि वह फ़ोटो हमारे टूटे फूटे घर का है या किसी जैसे कि आलीशान बंगले का है। उनके पिता ने खुलकर बात रखी और उन्होंने कहा कि अगर कानूनी तौर पर शादी हुई तो उनका अधिकार है वो पैसे ले, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखा जाए ना, उन्हें बताया जाए, उन्हें भी पता चले। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं, घर वालों को किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, कुछ बताया नहीं कि, और उन्हें सीधा पैसे दे दिए कि, और वो लड़की जो है श्राद्ध से पहले चली गई, जबकि उन्हें रुकना चाहिए था। परिवार की संकट वाली घड़ी में अगर मेरे बेटे ने तुम्हें चुना है तो आपको थोड़ी हमारे तरफ भी देखनी चाहिए थी, थोड़ी हमारी भी सहायता करनी चाहिए थी ना। पैसा इसमें कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। परिवार वाले बार बार करें, पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको रुकना तो चाहिए था। आप उनकी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, तो आप ऐसे ही चली गई श्राद्ध से पहले 2 दिन में ही। अब ऐसे में जो अमरिंदर शर्मा वो कह रहे हैं कि किसान है, और ये उनके घर की तस्वीर है। उनको कह रहे हैं कि हमारे घर की भी हालात कुछ ऐसे नहीं कि बहुत हम अच्छे वेल सेटल फैमिली है, हम भी बड़े ही गरीब परिवार से आते हैं और किसानी से जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है उसी से घर का गुजर बसर कर रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि छोटा बेटा है, अब वो छोटा बच्चा तो अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे घर में एकमात्र सोर्स था आने वाले समय में जो कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकता था, वो हमारा बेटा था। लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हमारे बेटे को अपने पास बुला लिया, जिसकी वजह से हमें उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि देश के लिए हमने उसे सौंपा था। तो अगर देश के लिए कोई शहीद भी हो रहा है तो हमें उसका दर्द नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो खटक जाती, तो उनको ये बात खटक गई कि उनकी जो बहू हैं, अगर वो कोर्ट मैरिज भी की थी तो उन्हें रुकना चाहिए था। उन्होंने ये तक बोल दिया कि उनका हाव भाव देख कर नहीं लग रहा था कहीं से भी कि वो उस जगह पर बहुत ज़्यादा अफसोस फील कर रही हैं, वो रो रही हैं। तो देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग अपना इमोशन जो है सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं शुभम के पिता की साइड नहीं लूँगा कि शुभम के पिता जो कह रहे वो सच कह रहे। बहुत बार बहुत लोग जो है आंसू जो है नहीं दिखा पाते, लेकिन उनके दिल में जो दर्द है वो आप देख नहीं सकते। लेकिन वही है, परिवार अब भावुक है। उनका कहना है कि दादी उनकी शादी देखना चाहती थी, परिवार उनकी शादी देखना चाहता था, और ख़ुद परिवार चाहता था कि 2026 में धूमधाम से जो है वो उनकी शादी हो जाए। अब ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि असली में धनराशि जो है वो किसकी होती है, क्योंकि हर किसी का सवाल ये है कि कानूनी रूप से धनराशि किसकी होती है। तो देखिए, अब ये नियम क्या कहता है वो देखिए। अब जब जवान आर्मी, नेवी या किसी भी सैन्य भर्ती में जाता है
तो उसको एक NOK फॉर्म भरना पड़ता है। NOK फॉर्म में अगर वो अविवाहित है तो ऑटोमेटिकली उसके माता पिता का नाम चढ़ता है, अगर वो विवाहित है तो NOK फॉर्म में उसकी पत्नी का नाम चढ़ता है। अब ऐसे में NOK में जो मदद मिलती है वो युद्ध में, ड्यूटी में अगर शहादत हो जाते हैं तो आखिरी सैलरी का 100% जो है वो परिवार को मिलता है। परिवार मतलब जो NOK में है, तो ये यानी अगर शुभम विवाहित थे तो उनकी पत्नी को मिलेगा। नियम ये कहता है कि उनकी पत्नी को मिलेगा। स्पेशल फैमिली पेंशन होता है जो 60% जो पत्नी को मिलेगा, और ऑर्डिनरी में जो है अगर किसी अलग डिपार्टमेंट में तो 30% तक मिलता है। अब जो नॉमिनी बनाया जाता है उसमें पत्नी, माता पिता, बच्चे का प्रतिशत सेट होता है कि किसे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, जो ग्रेजुटी, PF ये सब होता है, एक्स ग्रेशिया, ये सब डिवाइडेड होते हैं। वैसे में माता पिता को मेडिकल सुविधा उनके शहीद होने के बाद भी, अब वो इस दुनिया में नहीं, फिर भी मिलती रहेगी, लेकिन जो धनराशि है वो जो एक बिहार सरकार ने दी है वो पत्नी का ही उस पर हक होता है नियम के हिसाब से। जो नियम बनाया गया है NOK फॉर्म में जिनका नाम लिखा है वो पत्नी का नाम होता है, तो NOK के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो बिहार सरकार ने जो मदद दी 21 लाख की वो पत्नी को ही मिलेगी, जो बिल्कुल एकदम कहा जा सकता है कि फिक्स रूल है। अब ऐसे में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कैप्टन अंशुमान सिंह जो थे सियाचिन में 2026 को वो शहीद हो गए थे, तो उस समय में भी कैप्टन अंशुमान सिंह के जो पिता थे वो सामने आए थे और उनकी मम्मी भी सामने आई थी, और उन्होंने बाकायदा जब वो प्रेसिडेंट से वो सम्मान राशि लेने गए थे तो उनकी पत्नी और उनकी माँ दोनों जन साथ में थे और साथ में उन्होंने वो सम्मान राशि ली थी। लेकिन बाद में उनका ये कहना था परिवार वालों की तरफ से कि हम बाद में तो पत्नी जो है वो सम्मान राशि लेकर चली गई, हमें कुछ भी नहीं मिला, और हम उस पर पूरा डिपेंडेंट थे हमारे बच्चे पे, और अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो हमें भी ऐसा नहीं कि हमने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, हमने उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी पाई है। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए और इस पर जो है नियम में थोड़े बदलाव होना ज़रूरी है। जो बुज़ुर्ग माता पिता है जिनका सहारा जो बेटा था, अगर वो चला गया तो आर्थिक स्थिति से वो थोड़ा बहुत जो सर्वाइवल है उनके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है तो अब उनके लिए सर्वाइव करना तो मुश्किल है, लेकिन आर्थिक स्थिति घर की अगर थोड़ी सी अच्छी हो तो थोड़ा सा सर्वाइवल इजी हो जाता है कि अब बूढ़े हो गए हैं तो कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। और ऐसे में बहुत बार ये होता है कि माँ बाप को ये हमेशा दुख होता है कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे ने, अगर उनका बच्चा इस समय उनके साथ होता तो वो उनकी मदद करता बाकायदा, लेकिन उनकी तरफ से ये भी आरोप लगता है कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए, थोड़ा बहुत परसेंट ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन परिवार को यानी माता पिता को भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। अब ये सब केसेस आने के बाद रक्षा मंत्रालय खुद अंशुमान का जो केस था और कई ऐसे केसेस आ रहे हैं तो उसके बाद खुद सरकार जो है नियम में बदलाव की कोशिश कर रही है और वो देखने की कोशिश कर रही है कि क्या किस तरह से दोनों लोगों की मदद की जा सके, उनकी पत्नी की भी और उनके माता पिता की भी, कि ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें परसेंट रख सकते हैं या पहले ही जो आर्मी पर्सन है उनसे डिसाइड करवा सकते हैं कि किसे कितना परसेंट देना, वो खुद वो डिसाइड कर जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए कोई शहीद हो गया है तो उसका बलिदान जो है सर्वोपरि है, वो उससे बड़ा बलिदान तो कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन परिवार का भी जो दर्द है और जो उसे आर्थिक सुरक्षा है वो मिलनी महत्वपूर्ण है। वो चाहे पिता हो, माता हो या उनकी पत्नी हो, मुझे लगता है तीनों का हक बनना चाहिए। और एक तरह से एक बूढ़े माता पिता अब क्या करेंगे, किसान थे, उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो कुछ उनसे बना सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन अब उनकी जब बेटे की बारी आई थी कि वो अपने माता पिता की मदद करे, तो ऐसे में अब जो है माता पिता को कोई आर्थिक अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है बच्चे के शहीद होने पे, तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और इस पर नियम लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं, कई मामले हैं और कई मामले में तो परिवार बोल नहीं पाता शर्म से। वो सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा मेरे बेटे के शहीद होने के बाद अगर मैं किसी से आर्थिक मदद की मांग करूंगा तो बहुत ही अजीब लगेगा, और कई लोग तो बोलते भी नहीं और उसी दुख के साथ वो रहते हैं। लेकिन उनके घर अगर आप बहुत सारे मैंने फैमिलीज़ देखी हैं और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत सारे फैमिलीज़ को कवर भी करूँ कि अब उनकी कंडीशन क्या है, अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं शहीद हो गया तो उसके बाद उनकी कंडीशन क्या है, माता पिता कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस पर हम एक रिपोर्ट भी लाएंगे और इस पर डिटेल में बात करेंगे। और मैं चाहूँगा जो लोग हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, अगर वो मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो मुझे मेल करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेल कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। और आपकी स्टोरी में चाहूँगा कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ और मैं वो स्टोरी देश तक लेकर आऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।